Now we start section B of UPSC Public Administration Main Examination 2022. What are the questions that we have to discuss and how we have to approach the answer writing in these questions? तो हम लोग संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में लोक प्रशासन की मुख्य परीक्षा का जो वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम है उसके प्रश्न पत्र 2 में खंड ब पर चर्चा करेंगे। ये जो इसमें प्रश्न पूछे गए उनको लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। तो क्वेश्चन 5A इज एग्जामिन द लेटरल एंट्री रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के 14वें भाग के संदर्भ में सरकार में पार्श्व प्रवेश भर्ती का परीक्षण किया। तो इसमें पहले तो आपको बताना है व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल एंट्री। पार्श्व भर्ती परीक्षण किसे कहते हैं, यानी कि जब हम सिविल सर्विसेज में जो सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम मिडिल और टॉप लेवल पर आउटसाइड डिपार्टमेंट से एंट्री करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं, तो उसे हम लेटरल एंट्री कहते हैं। So we term it as a lateral entry when the appointments are made from the middle to the top levels of the organization, from outside the organization, from the private sector, from industry. We appoint professionals and experts, the specialists of those areas. तो जब हम संगठन में सरकार के मध्य और शीर्ष पदों पर संगठन के बाहर से, बाजार से पेशेवर विशेषज्ञों को निजी क्षेत्रों से, उद्योग के क्षेत्रों से लेकर के आते हैं, अकादमिक क्षेत्रों से लेकर के आते हैं और उनको नियुक्त करते हैं, तो उसे हम पार्श्व भर्ती कहते हैं। जैसे कि अगर आप सेक्रेटरी फाइनेंस के पोस्ट पर विमल जालान को लेकर आते हैं, रघुराम राजन को लेकर आते हैं, या ऐसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को लेकर के आते हैं, अमर्त्य सेन को लेकर आते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक लंबा समय, जो कि नॉन आईएएस ऑफिसर, नॉन सिविल सर्वेंट की हमेशा से भूमिका में रहे, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न पोस्ट पर, पोजीशंस पर, अलग अलग समय पर 70s, 80s, 90s के दशक में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग पोजीशन में काम किया। इस तरीके से विमल जालान, सरदार अहलूवालिया, एसएस अहलूवालिया, हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये ऐसे कुछ नाम हैं बड़े जो कि सरकार ने लेटरल एंट्री के तौर पर इनको अपने यहाँ अपॉइंट किया। तो जाहिर सी बात है, जब आप लेटरल एंट्री से अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसमें उस एरिया के एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, विशेषज्ञ उनको लेकर के आते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त नाम, और वो सिविल सर्वेंट्स या आईएएस ऑफिसर नहीं होते। तो इसका फायदा कुछ ये है कि इसमें आप उन लोगों को भी गवर्नमेंट की पोजीशंस पर रख करके उनकी एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस का फायदा ले पाते हैं, जो कि किन्हीं वजहों से सिविल सर्विसेज में नहीं आए या जो आईएएस ऑफिसर नहीं है, लेकिन उनका अपनी फील्ड में एक प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है और एक प्रूवन एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है। इस तरह से हम आउटसाइड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सरकार के संगठन के बाहर के लोगों को जब हम सरकार में लेकर आते हैं तो हमें एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, नई सोच, नया तजुर्बा, नया एक्सपीरियंस और उनका स्पेशलाइजेशन सरकार में इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। लेकिन लिखा है परीक्षण कीजिए, एग्जामिन। तो अगर हमको एग्जामिन करना है, परीक्षण करना है, तो इसके हमको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देने होंगे, क्योंकि लेटरल एंट्री करने के तौर तरीके यूपीएससी के या सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तरह से नहीं होते। इसमें जो सिविल सर्विसेज के जरिए आता है वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एक मल्टी लेयर्ड एग्जामिनेशन प्रोसेस से आता है। इस तरीके का कोई मल्टी लेयर्ड एग्जामिनेशन प्रोसेस लेटरल एंट्री में नहीं होता। दूसरी बात कि जो सिविल सर्विसेज की मेन स्ट्रीम एंट्री है उसमें कोई भी इंडियन सिटीजन जो एलिजिबल है
वो अप्लाई कर सकता है, और अगर वो प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग सर्विसेज में, अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में इंक्लूडिंग आईएएस ऑफिसर अपॉइंट हो सकता है। लेकिन लेटरल एंट्री में क्योंकि गवर्नमेंट, यूपीएससी और दूसरी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जहां पर वो अपॉइंट हो रहा है उससे सलाह मशवरा करके अपॉइंट करती है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट का से होता है, गवर्नमेंट का ही सब कुछ उसमें हस्तक्षेप होता है, गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होता है। तो गवर्नमेंट एक खतरा बना रहता है कि अपने आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स वाले लोगों को, अपने स्कॉलरशिप टेस्ट के लोगों को, या जो गवर्नमेंट सपोर्टर्स हैं उस फील्ड के, उन लोगों को अपॉइंट कर सकती है जो कि अनबायस्ड अप्रोच के नहीं होंगे, बल्कि सरकार के प्रति, जो रूलिंग पार्टी है जिसने उन्हें अपॉइंट किया है, उनके प्रति झुके। तीसरा जो बड़ा चैलेंज आता है लेटरल एंट्री में, वो है वर्क कल्चर और वर्क एनवायरनमेंट का। क्योंकि ये इंडस्ट्री से, प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आए हुए लोग हैं, तो पॉलिटिशियंस के साथ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ, राजनीतिक कार्यपालिका के साथ इनको काम करने के अनुभव नहीं होते। उनके साथ इनकी ट्यूनिंग, इनकी जो मेंटल फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं करती। और जिस तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कामकाज करने का तौर तरीका है, जो एक प्रोसीजरल एक्टिविटीज और फॉर्मेलिटीज फॉलो की जाती हैं, उस तरीके का प्रोसीजरल नॉर्म्स और एक्टिविटीज और लॉन्ग ड्रॉन फॉर्मेलिटीज, लंबी प्रक्रियाओं को ये पालन करने के आदी नहीं होते। तो इनको अपने यहाँ गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट करने में, अकोमोडेट करने में, एक्लिमेटाइज करने में, एसिमिलेट करने में, यानी अपने आप को उस व्यवस्था के तहत समायोजित करने में बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये ठीक तरह से सरकारी व्यवस्था में, सरकारी ढांचे में, सरकारी तंत्र में अपना समायोजन, अपना तादाद में अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाता। एक समस्या और भी देखने में आती है कि इनकी कैडर लॉयल्टी नहीं होती। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है तो वो अपने करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रिलेशन में रहता है, उनके बीच, उनके साथ काम करता है, और अपने आईएएस सर्विस कैडर के लिए हमेशा लॉयल रहता है, क्योंकि वो खुद उसका हिस्सा होता है। जबकि ये जो लेटरल एंट्री से आए हुए लोग हैं, ये किसी एक सर्विस विशेष के नहीं होते, इसलिए उनकी कैडर के प्रति अपनी लॉयल्टी नहीं होती, और वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ उस तरीके का सिंक्रोनाइजेशन और हार्मोनियस रिलेशनशिप कई बार डेवलप नहीं कर पाते। तो ये सारे पॉइंट्स जब आप लिखेंगे तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5B, एग्जामिन द रोल ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया examine the role of Securities and Exchange Board of India in protecting the interests of the investors in securities. प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अब ये बहुत सीधा सीधा सवाल है कि सेबी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसकी स्थापना क्या, कब हुई, इसका क्या मुख्य कार्यदायित्व है, क्यों इसे स्थापित किया गया, और कहाँ तक आज ये अपने काम करने में सफल या विफल या एक मिश्रित परिणाम देने वाली संस्था के रूप में जाना गया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि परीक्षण करना है, यू हैव टू एग्जामिन इट, तो यू मस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सेबी, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, व्हाट वाज द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश सेबी, and what are the major mandate, role and responsibilities, authorities given to SEBI, and for how we can evaluate the performance of SEBI in the last so many years, whether it has been a successful or unsuccessful or a bag of borrowings in the mixed results that it has shown, that you have to write about it. So to my viewpoint, SEBI has been quite effective and successful since its inception, and it has not only been able to regulate the vitiated atmosphere of the share markets when it was launched, rather it has been able to create an ecosystem where the anomalies in the share markets, where the discrepancies in the share markets, where the dysfunctionalities in the share markets have been curtailed to a great extent. It has been very successful. तो मेरा विश्लेषण ये कहता है, मेरी परीक्षण करने की जो क्षमता है वो ये कहती है कि सेबी अपनी स्थापना के काल से ही नियमित, बहुत ही प्रभावशाली और सफल संस्था के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इसके आने से न सिर्फ शेयर बाजारों में जिस प्रकार की अनिश्चितता का माहौल था, जिस प्रकार की अनियमितताएं होती थी, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार, घोटाले लगातार सामने आ रहे थे,
सेबी ने न सिर्फ उन्हें विनियमित किया बल्कि एक इस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जिसमें शेयर बाजार आज भारत में एक साफ सुथरे तौर तरीके से अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं और लगातार भारतीय शेयर बाजार बढ़ता जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या बड़े घपले घोटाले या भ्रष्टाचार के आरोप पिछले कई वर्षों से नहीं लग पाए हैं। तो ये सेबी की ही सफलता का एक उदाहरण है। Question number 5C. Citizens Charter in India have not succeeded in their objectives in making administrative system citizen-centric. Do you agree? Give reasons. भारत में नागरिक अधिकार पत्र प्रशासनिक व्यवस्था को नागरिक केंद्रित बनाने के उसके उद्देश्य में सफल नहीं हुए हैं, कारण दीजिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में जो नागरिक अधिकार पत्र सरकारी विभागों और मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए वैसा वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहे। उसके पीछे कारण मुख्यतः यह है कि जो हमारे यहाँ नौकरशाही और सरकार में काम करने वालों का तंत्र है वो उदासीन बना रहा, क्रियान्वयन में शिथिलता बरती गई, सिर्फ घोषणाएं नागरिक अधिकार पत्रों के माध्यम से हुई, यथार्थ के धरातल पर उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था, प्रचार प्रसार की कमी रही, लोग और जन जागरूकता उनके अधिकार क्या है, वो किस सरकारी विभाग से कितने समय सीमा में किस अधिकारी से कौन सी सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, इसका अभाव रहा और स्थानीय लिपि भाषा और संस्कृति के अनुसार नागरिक अधिकार पत्रों को बनाया नहीं गया, उनका निरूपण वैसे नहीं हुआ और इन तमाम वजहों से नागरिक अधिकार पत्र अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। तो citizens charter were not able to realize their desirable goals because the method and manner of the bureaucratic setup of organizations that work in India that did not correspond well to the mechanism of citizens charter. Second, it was only confined to golden words written in the papers and files but never implemented properly. Third, there was not very much general awareness amongst the masses about their rights, that what they can get from the government departments in what time, the services and the benefits they are eligible to get, how to approach, to whom they should approach in the government departments and ministries to avail those goods, services or benefits or schemes of the government departments. And the Citizens Charter were not drafted in the local language. Mostly the illiterate population who is not able to read or write, they are also not taken into confidence through pictographic representation of these drafts. So Citizens Charter largely remained a lip service rather than changing the ground realities. So this is how you can write about this question. 5D. Following the onset of globalization, the traditional bureaucratic model appears to have lost its significance. Comment. भूमंडलीकरण के प्रारंभ के अनुगमन में पारंपरिक नौकरशाही प्रतिमान अपने महत्व को खोता प्रतीत होता है। टिप्पणी की, तो जब भी कहीं पर टिप्पणी कीजिए या कमेंट करने के लिए आता है तो हमें खास बातों का ध्यान रखना। यह सच है कि परंपरागत नौकरशाही प्रतिमान जिस तरीके से काम करता रहा, जिसमें कि नियमों और प्रक्रियाओं की जटिलता अधिकता बहुत थी, जिसमें लंबे लंबे सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना था, जहां पर गोपनीयता की कार्य संस्कृति काम कर रही थी, जहां निर्णय लेने में बहुत विलंब होता था, लाल फीताशाही चलती थी। परंपरागत नौकरशाही के काम करने के ये जो तौर तरीके थे, भूमंडलीकरण के बाद ये निष्प्रयोज्य हो गए, अप्रासंगिक हो गए, क्योंकि अब खुलापन और पारदर्शिता आवश्यक है, अब तेजी से निर्णय लेने की आवश्यकता है, अब खुली मुक्त अर्थव्यवस्था के अनुसार अपने आप को तेजी से ढालने और अनुकूलन करने की आवश्यकता है। अब नौकरशाही में वो तमाम बदलाव लाने की जरूरत है जिससे कि वो तकनीकी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर जनसंपर्क के अधिकाधिक निकट में आ जाएं, बाजार
और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, योजनाओं के नीतियों और क्रियान्वयन को लेकर के सजग और सतर्क रहें। और इस तरह से परंपरागत नौकरशाही अब भूमंडलीकृत नौकरशाही में काम नहीं कर सकती, उसको अपना सोच, संस्कृति, चाल, चरित्र और चेहरा सब बदलना। तो क्वेश्चन नंबर 5D लगा दीजिए। So the onset of globalization has changed the method and manner of doing things by bureaucracy, because in the conventional bureaucracy there was a tradition of long drawn rules, regulations, written formalities, and lots of government formalities to be completed, lot of paperwork, delay in decision making, red tapeism, the work culture of secrecy and confidentiality, concentration of power and authority into the hands of few people at the top levels in the organization of bureaucracy. But with globalization, there was a need to change the entire structure and the method and manner of bureaucratic behavior, work culture. They had to now adopt more tech-savvy aptitude. They have to be more eco and environment friendly. So far people are concerned, they should be more people's friendly, and instead of secrecy and confidentiality, openness and transparency was to be emphasized. Decisions are to be taken very fast and according to the market requirements, the free open economy. They have to change and acclimatize their plan, policies and program according to those changes. So these are the impact of globalization. That is how you can write. Now 5E. नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय उपयुक्तता तभी वास्तविक बन सकती है जब उन्हें सार्वजनिक वित्त में उचित हिस्सा प्राप्त हो। व्याख्या कीजिए। The financial suitability of the urban local bodies can become a reality only when they receive their due share of public finances. Explain. तो आप जैसा कि जानते हैं, this is very good question, और जो हमारा इस समय का एन के सिंह की अध्यक्षता में बना फाइनेंस कमीशन है, उसने भी कुछ इसी तरीके की बातें कही हैं अपनी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में। और 15 फाइनेंस कमीशन ने इसको बताया कि जब तक हम अर्बन लोकल बॉडीज और अपनी जो हमारी लोकल बॉडीज हैं उनको हम फेयर, प्रोपोर्शनेट शेयर नहीं देंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेस का, तो प्लान, पॉलिसीज और प्रोग्राम कभी भी बन नहीं पाएंगी, और बन पाएंगी तो वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। आज जिस तरीके से हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के सामने चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस क्या क्या है, बड़ी संख्या में शहरों में बाहर से प्रवासी भारतीय अप्रवासन कर रहे हैं, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, अनियोजित विकास हो रहा है, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का विस्तार हो रहा है, जराइम और अपराध बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक नियंत्रण की समस्या और जाम से जूझते शहर हाँफ रहे हैं, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, विद्युत और जल आपूर्ति का संकट पैदा हो रहा है, साफ सफाई, जलमल निष्कासन की समस्याएं पैदा हो रही। तो ये सारे इश्यूज पहले हम लिखें और बताएं इन समस्याओं के बारे में, और अब इनको दूर करने के लिए जो उपाय करने होंगे, जो योजनाएं बनानी होंगी, जो नियम कायदे कानून बनाने होंगे, और फिर उन्होंने जमीन पर उनको क्रियान्वित करना होगा। उसके लिए पर्याप्त वित्तीय धनराशि चाहिए। तो जब तक उन्हें सार्वजनिक वित्त में, सरकार के वित्त से उचित हिस्सा प्राप्त नहीं होगा, तो ये काम। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर अर्बन लोकल बॉडीज आर फेसिंग? These are the local bodies which are facing number of problems. Problem of migration, problem of infrastructure, insufficient infrastructure, ineffective infrastructure, sewage and waste disposal, traffic management, water and electricity supply, unregulated
housings and dwellings, encroachments, traffic jams, ghettoization. Problems are aplenty. So these problems can only be meted out when the local bodies are not only able to make effective plan policies and program, but to execute those plan policies and program, and that is possible only when they get sufficient and adequate amount of finances from the government. So this is how you should approach this question. Question number 6A. राष्ट्रीय वित्त आयोगों की अनुशंसाएं आवश्यकता आधारित होने के बजाय मानक आधारित होती हैं। इस कथन के प्रकाश में 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों का विश्लेषण कीजिए। The recommendations of National Finance Commissions are more norms based than the need based. In the light of the statement, analyze the terms of references of 15th National Finance Commission. As you know that the 15th National Finance Commission was headed by Shri N.K. Singh, and the terms of references that it was given, that the commission shall review the current status of the finances, deficit, debt levels, cash balances, and performance based incentives. The Finance Commission also made recommendations that allocation to the state should be made on the following basis: 12.5% on demographic performance, 45% income of the state, likewise 15% on the basis of population of the state, %15 on the basis of area of the state, %10 on the basis of forest and ecology, and 2.5% on the basis of tax and fiscal efforts. तो जो हमारा 15वां वित्त आयोग है, उसको जो मुख्य संदर्भ दिया गया वो दिया गया कि आयोग निम्न विषयों पर विचार करेगा कि देश में और राज्यों में वित्त की स्थिति क्या है, घाटे की स्थिति क्या है, ऋण का स्तर कितना ऊंचा है, नकदी कितनी मात्रा में उपलब्ध है, और किस प्रकार से राज्य सरकारों द्वारा कार्य निष्पादन विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है। और इस तरह से निम्न आधार तय किए गए जिसके आधार पर संघ सरकार राज्य सरकारों को वित्त का आवंटन करेगी। पहला तो जनसंख्या के कार्य निष्पादन पर, दूसरा ये 12.5% होगा, 45% राज्य की आय, तीसरा 15% राज्य की जनसंख्या, चौथा 15% राज्य का क्षेत्र फल क्या है, पांचवा उस राज्य में वन एवं पारिस्थितिकी की स्थिति कैसी है, और छठा 2.5% उस राज्य में कर और राजकोषीय प्रयास किस प्रकार किए जा रहे हैं। अगर आप ये अपने उत्तर में लिखेंगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू अप्रोच। सिक्स बी मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण में
वृद्धि करना और अनुशासन में सुधार करना है, विवेचन की। The objective of Mission Karmyogi is to enhance capacity building of Indian civil servants and improve governance. Discuss. So when you have to discuss things, then you must tell about the positive and negative side of the question asked. तो जो प्रश्न पूछा गया है उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या है, ये आपको दोनों बताने पड़ेंगे। So as you know that Mission Karmyogi is a national program for capacity building in civil services. The capacity building program was launched on 2nd September 2020. So Mission Karmyogi is a capacity building program for civil services. And this program was launched on 2nd September 2020 by the Union Cabinet, Government of India. And it will cover around 46 lakh central government employees, 46 lakh central government employees, between the period 2020 to 2025. So this is called Mission Karmyogi, and a special purpose vehicle is formed under the Companies Act 2013 to run this mission. तो मिशन कर्मयोगी के बारे में थोड़ा परिचय दें। मिशन कर्मयोगी क्या है और मिशन कर्मयोगी के बारे में संक्षेप में बताते हुए चर्चा करें और बताएं कि ये सिविल सेवाओं में किया जाने वाला एक क्षमता संवर्धन प्रोग्राम, क्षमता संवर्धन कार्यक्रम है, जो भारत सरकार के 46 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने मिशन कर्मयोगी के दायरे में लेगा और इसकी अवधि 2020 से 2025 के लिए है। और इस तरह से इसके बारे में बताएं तो आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा। Then that is how you will complete your answer. प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण न्यायिक नियंत्रण का प्रतिस्थापन नहीं है। टिप्पणी कीजिए। Parliamentary control over administration is no substitute for judicial control. Comment. So comment again. So you have to compare, criticize, and then conclude. 3 C's in comment. तुलना करें, आलोचना करें और फिर उसका निष्कर्ष निकाल दें। तो अब आप जानते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं कि Montesquieu had given the principle of separation of power, and in that separation of power he said that the functions of executive, legislature and judiciary, they must be separated from each other, and that is how the government should operate. तो मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले शक्ति पृथकता का सिद्धांत देते हुए ये बताया कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सरकार की समस्त शक्तियों को इन 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने जो किताब लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें यह सिद्धांत, फ्रांस के महान विचारक और दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू। So he was a great philosopher and a scholar of France, Montesquieu. Now this question says that parliamentary control over administration is no substitute for judicial control. That is true,
because judicial control emanates from judicial authority and parliamentary control emanates through legislative process and through representation of the people. The parliamentary control is exercised on behalf of the people of the country who, through their elected representatives, exercise parliamentary control over the administration and the government. तो न्यायिक नियंत्रण जो है वो विधि और संविधान से आता है, लेकिन संसदीय नियंत्रण विधायिका से उत्पन्न होता है और विधायिका का नियंत्रण एक प्रकार से जनता का अप्रत्यक्ष नियंत्रण है जो उनके निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन पर किया जाता है। अभी आपने देखा होगा, इसको आप उदाहरण में लिख सकते हैं, लिखते हुए अपनी बात को कहें अपने उत्तर में, कि उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा अभी हाल में 2004 में कानपुर में हुई एक घटना के संदर्भ में 6 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को विधानसभा में तलब किया गया और उन्हें 1 दिन की सजा सुनाई गई, उन्हें दंडित किया गया और उन्होंने अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। और इस तरह से विधानसभा ने एक लंबे अरसे के बाद प्रशासन पर अपनी कार्रवाई करते हुए उन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिसमें आईपीएस अधिकारी से लेकर पीपीएस और सिपाही तक थे, 1 दिन के कारावास की सजा सुनाई। तो अब ये विधायिका का नियंत्रण जो प्रशासन पर इस्तेमाल। रिसेंटली यू मस्ट हैव सीन दिस audio video clipping and the news item in the news channels or in the newspapers. You must have gone through this particular news item that for one incident that took place in 2004 in Kanpur district, where police had used the lathi charge to beat MLA of that area, and it was found after inquiry that the police action and the action of the administrative officials on that day was against the official rules and regulations, and they were found indulging in the unlawful activity, and it was found the dereliction of their duty. And finally, Satish Mahana, the Speaker of UP Vidhan Sabha, asked all those 6 police officials, including 1 IPS officer and 1 PPS officer and inspector rank officer and police constables, to be summoned before the Vidhan Sabha, and they were ordered 1 day imprisonment. So after a very long gap of time, we have seen such type of activity held in UP Vidhan Sabha. So it was an example of parliamentary control. But it is true that parliamentary control cannot be the substitute of judicial control, because judicial control comes from law and the constitution. For that, there is prescribed law, IPC, CRPC and other provisions of the laws passed by the parliament or state assemblies from time to time. तो ये सही है कि संसदीय नियंत्रण न्यायिक नियंत्रण की जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि न्यायिक नियंत्रण का अपना महत्व और स्थान है, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता, भारतीय अपराध प्रक्रिया संहिता और अन्य विधियां हैं जो संसद और विधानसभाओं द्वारा पारित की गई हैं, तो उनके द्वारा न्यायपालिका जिन शक्तियों का प्रयोग करती है वो न्यायिक नियंत्रण है। इसको इस तरह से देखें। 7A, भारत में बहुसंख्यक लोगों के उत्थान के लिए सरकारी हस्तक्षेप जीवन का एक केंद्रीय तथ्य बना हुआ है, फिर भी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन लोक सेवकों के नैतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। विवेचन कीजिए। In India, for the upliftment of majority of people, governmental intervention remains a central fact of life. Nevertheless, the effective implementation of policies depends on the ethical values of public servants. Discuss. अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत कुछ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है, लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा, इससे जुड़ा है। तो आप इसमें लिखेंगे कि
भारत जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी गरीब जनसंख्या की है, निर्धन और कमजोर लोगों की है, पिछड़े सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की है, तो जाहिर सी बात है बिना सरकारी योजना के, बिना सरकारी सहायता के, बिना सरकारी सहयोग और समर्थन के इनके जीवन में सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वयं में इतने सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि अपने लिए खुद आगे बढ़ने के लिए रास्ते बना सके। लेकिन आपको मालूम है सरकार में कामकाज के तौर तरीके क्या हैं, योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम ऐसे वर्ग के लिए सरकार बनाती है, लेकिन बिचौलिए, भ्रष्टाचार, सरकारी अधिकारी, राजनीतिक दल, सत्ताधारी, विधायक, सांसद, मंत्री आपसी मिली भगत करके, भ्रष्टाचार करके जो लक्षित वर्ग है उनकी योजनाओं का 100% लाभ क्या, आधा प्रतिशत लाभ भी कई बार लक्षित वर्ग तक नहीं पहुंच पाता। तो ये आप बहुत सारी योजनाओं का उदाहरण देते हुए लिख सकते हैं, और किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में सरकार के खिलाफ न्यायालयों में मुकदमे बढ़े, भ्रष्टाचार के मामले आए, और 2G स्पेक्ट्रम, कोयला आवंटन घोटाला, चारा घोटाला से लेकर तमाम घोटालों में सजा भी न्यायालय ने दी, जिसमें सरकारी अधिकारी से लेकर मंत्री, नौकरशाह और निजी क्षेत्र और उद्यमियों को भी अदालत से दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रख करके अपना उत्तर लिखेंगे। यू विल राइट एन आंसर डिस्क्राइबिंग ऑल सच इवेंट्स that how in the recent past, right from share market scam, securities scam, order scam, Colgate, 2G spectrum, Commonwealth Games, and many other such cases where the charges of corruptions were leveled against the politicians, bureaucrats, industrialists, and all they had to face legal and punitive actions by judicial order. So you know that a very large number of people in India are deprived of their basic amenities of socio-economic conditions in their life, and they are so vulnerable and weak that they cannot uplift themselves. So naturally they need government help, support, cooperation, plan, policies and program for upliftment and amelioration of their social and economic standards of life, their improvement in the quality of life. But that cannot be done unless and until the targeted beneficiaries get their due rights and share in the government plan, policies and program, which are plagued by different types of anomalies, discrepancies, corruption and other types of discrepancies. 7B, आज सरकारी संस्थानों की निर्णय लेने और कार्य करने की व्यापक एवं अंगघाती अनिच्छा की मुख्य वजह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, विवेचक की। Comptroller Director General CAG is today a primary cause of widespread and paralyzing unwillingness on the part of government institutions to decide and act, discuss. अब आप इस क्वेश्चन को जब अटेंड करें तो लिख सकते हैं कि विनोद राय जो भारत के पूर्व CAG रह चुके हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। और उसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि एज अ CAG कैसे उन्होंने अपना रोल प्ले किया, और पहली बार इन्हीं के कार्यकाल में, विनोद राय के कार्यकाल में, एक एक्टिव CAG हमें देखने को मिला। यही वो दौर था जब भारत में लगातार 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट स्कैम और न जाने क्या क्या नए मामले सामने आ रहे थे, और CAG ने जिस तरीके से वाटर स्कैम से लेकर के, ये एग्जाम्पल देते हुए आप लेकर चले आइए, 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट स्कैम तक, कॉमनवेल्थ गेम से लेकर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी तक, ये सारे एग्जाम्पल्स आप देते हुए लिखें कि CAG ने किस तरीके से करप्शन के चार्जेस फ्रेम किए, जो करप्ट प्रैक्टिसेस हुई, जो भ्रष्टाचार किया गया, जिस तरीके से
वित्तीय अनियमितताएं बरती गई, उनकी परत दर परत उधेड़ कर रख दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब सीएजीआई के कारण जो सरकारी अफसर थे वो फैसला लेने में कतराने लगे, फाइलों पर नोटिंग्स और कमेंट अपने हाथ से लिखने में और सिग्नेचर करने में झिझकने लगे। नतीजा यह हुआ कि फैसले टलते गए, नीतिगत अपंगता की स्थिति आ गई, जिसको पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं, और इस वजह से डिले इन डिसीजन होना शुरू हुए। ब्यूरोक्रेसी में डर बैठ गया कि हम अगर कुछ भी करेंगे तो सीएजीआई के जांच के दायरे में आ जाएंगे और कल को हमारा कोर्ट में कन्विक्शन हो सकता है, क्योंकि सीएजीआई की रिपोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ में एक एविडेंस के तौर पर भी कोर्ट की जा सकती है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में तो उसका जो प्रचार प्रसार होता है वो तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा कोर्ट ऑफ लॉ से भी सजा हो सकती है। तो ये सारी चीजें आप लिखते हुए निष्कर्ष निकालेंगे कि नहीं, सीएजीआई की वजह से केवल उन चुनिंदा लोक सेवकों को डरने और झिझकने की जरूरत है जो गलत कार्यों में लिप्त हैं, जो वित्तीय अनियमितताएं करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं। अन्यथा वो 90%, 80% ईमानदार अधिकारी और कर्मचारी जो लोक सेवा में रहकर काम कर रहे हैं, वो अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और बेहतर तरीके से करेंगे, विधि और नियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो उन्हें सीएजीआई से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो अपने सर्विस के करियर ग्राफ में और ऊंचाई तक जा सकते। तो यू हैव टू write about your answer in such a manner, defending CAGI as well as encouraging those honest officials who work in civil services, and if they work as per the rules and regulations, law of the land of the country, and they are honest, upright, they follow the principles of probity and ethics in governance, openness and transparency in their decision making, then they need not fear CAGI or any other institution. Rather, if their conduct and behavior is at par with law, and there is no moral or financial turpitude involved in their character and conduct and behavior, then they will rise to their service career graph to a highest level. सेवन सी, क्या आप सोचते हैं कि नवीन स्थानीयवाद 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 की भावना को निर्वासित करता है? Do you think that the new localism relegate the spirit of 74th Constitutional Amendment Act 1992? Now you have to first describe about this term new localism. तो पहले तो आपको नव या नवीन स्थानीयवाद इस शब्द का क्या अर्थ है इसको बताना है, और फिर आपको बताना है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या मोटिव्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी 74वें संविधान संशोधन में क्या मंतव्य और उद्देश्य हैं उस अधिनियम के। अब हम ये देखते हैं कि जो नवीन स्थानीयवाद है वो दूसरे क्षेत्रों के अधिकार, उनकी सुविधा, उनके विकास को बलि देकर के आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जो कि 74वें संविधान संशोधन की भावना, मंतव्य और उद्देश्य के अनुकूल नहीं। So what is neo-localism? That to develop our particular region, local area, at the cost of the surrounding area. But this is not the basic purpose, motive and objective of 74th Amendment. तो अब आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस बनाना है कि नहीं, नियो-लोकलिज्म और 74th अमेंडमेंट 1992 में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉन्टेम्पोररी है, और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं, एक दूसरे के संपूरक हैं, विरोधाभासी। ये आप अपने उत्तर में लिखेंगे तो आपका उत्तर पूर्ण।
क्वेश्चन 8A, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज को अपनी आजीविका एवं पारंपरिक अधिकारों पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाना है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन का समालोचनात्मक रूप से परीक्षण किया। The main objective of Panchayat's extension to Scheduled Areas Act 1996 is to enable tribal society to assume control over their livelihoods and traditional rights. Critically examine the implementation of the act. तो इसमें जो पेसा है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, पेसा एक्ट 1996, तो पेसा अधिनियम के पहले तो जो सैलिएंट फीचर्स है उसको बता दी, और फिर आप जब देखेंगे तो चूंकि ये शेड्यूल्ड एरियाज के लिए है तो जाहिर सी बात है ये भारत में जो आदिवासी समाज है उनके आजीविका और उनके पारंपरिक अधिकारों को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता है। तो नो डाउट पेसा एम्स एट enabling tribal society to assume control over their livelihood and traditional rights. लेकिन 1996 से अब 2023 आ गया और ये पिछले साल 2022 का क्वेश्चन है। यानी कि 2 दशकों से ज्यादा का समय बीत चुका है। More than 2 decades have been lapsed, gone by. तो पेशा अपने ऑब्जेक्टिव को पाने में कामयाब नहीं रहा, जो उसको अब तक मिल जाना चाहिए वैसा हो नहीं। तो पेशा हैज नॉट बीन एबल टू रियलाइज इट्स डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव। अगेन वही प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, करप्शन, फेवरिटिज्म, नेपोटिज्म, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ब्यूरोक्रेटिक एपैथी, तो यही सारे कारण फिर हैं जो हम देखने को पाते हैं कि नौकरशाही की उदासीनता, भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, आदिवासी समाज के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव, और इस वजह से उन योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजनीतिक हस्तक्षेप और नियंत्रण करने की राज सत्ताधारी दलों की नीति नियत इस अधिनियम को अपने विशिष्ट उद्देश्यों से भटका देती है। तो इस तरीके से जब आप इस प्रश्न को लिखेंगे तो आपका उत्तर पूर्ण होगा। दैट इज हाउ यू विल कंप्लीट योर आंसर इन दिस वन। कानून व्यवस्था प्रशासन की प्रभावशीलता लोगों की पुलिस के प्रति सहयोगी अभिवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि कानून व्यवस्था की संरचना और कार्यविधि तंत्र में सुधार करने पर। क्या आप सहमत हैं? कारण दीजिए। द इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन कोऑपरेटिव एटीट्यूड्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स पुलिस rather than bringing reforms in the structure and procedures of law and order machinery. Do you agree? Give reasons. Now in this question you have to write that to an extent it is true, but along with the people attitude, cooperation and understanding of law and order machinery, there is a need to reform the law and order system in the country. When both will go hand in hand, parallel to each other, then we will get the effective and desirable results. तो आपको अपने इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है कि बहुत हद तक ये सही है कि लोगों का दृष्टिकोण, सहयोग और विधि व्यवस्था की उनकी समझ और संरचना और तंत्र के प्रति उनका समर्थन ही लोक व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में सुधार ला सकता है। लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता है, बल्कि इसके साथ साथ जो विधि व्यवस्था का तंत्र है, जो मशीनरी है, उसमें भी सुधार करने की साथ ही साथ आवश्यकता है। जब दोनों काम एक साथ हो कि जन सहयोग, जन समझ भी बेहतर होगी और विधि व्यवस्था के तंत्र में भी सुधार होगा, तब हम अपेक्षित परिणाम प्रभावी ढंग से प्राप्त करेंगे। तो आपको दोनों लिखना है। एंड देन वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रशासन ने पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में लोकपाल की भूमिका का परीक्षण किया। एग्जामिन द रोल ऑफ लोकपाल इन एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब आप जानते हैं कि 1968 में लोकपाल बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ
लगभग 45 साल बाद बीच की कई सरकारों में ये बिल पार्लियामेंट में कई बार प्रेजेंट हुआ, रीड्राफ्ट हुआ, और 45 साल बाद आखिरकार ये पारित हुआ। और 2014-15 से फिर 2019 आ गया, 5 साल और लग गए लोकपाल के अपॉइंटमेंट। तो इस तरीके से लगभग 50-51 साल तो हमको लोकपाल बनाने में लगे। अब 2021 के बाद से लोकपाल जब से काम करना शुरू किया है, 2023 चल रहा है और 2022 का सवाल है, अब तक लोकपाल में जो सदस्य थे उनमें से एक ने व्यक्तिगत निजी कारणों से त्यागपत्र भी दे दिया, और अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र में स्पष्ट नहीं है लोकपाल ने क्या किया, कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की, जांच की, या लोकपाल के भय की वजह से प्रशासन में भ्रष्टाचार कम हुआ, लोकपाल की मशीनरी ने कहीं पर छापा मारा, किसी भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई कर किसी उच्च अधिकारी को सजा दी, किसी राजनेता को जेल भेजा, किसी एनजीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई की, ऐसा सार्वजनिक विमर्श में देखने को नहीं। So we have not found that in the last almost more than 2 years and approximately 3 years, Lokpal have been able to function effectively. There is no such example, evidence, or instances in public domain. Though it has taken almost 45 years to pass the legislation, and then almost 5 more years to appoint the Lokpal. So to constitute Lokpal, it consumed almost 50 years. So till date, we have not seen any such evidence or instance or an act by the institution of Lokpal where stringent action has been taken against any bureaucrat or a political leader or a politician or an NGO or any corrupt official. There is no such details in the public domain. So you will conclude that it is wait and watch situation, and we have to be cautious and patient enough to see that how effective Lokpal can prove itself in Indian public administration. तो लोकपाल की संस्था भारतीय लोक प्रशासन में कितनी प्रभावशाली रही है या होगी, इसके लिए भी हमें और धैर्य और संयम के साथ परीक्षा कर। सिद्धांत में, कानून में एक अच्छी संस्था बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन केवल सिद्धांत और कानून बनाने से अगर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता तो अब तक इतने कानून और तंत्र में संस्थाएं पहले से काम कर रही हैं कि अगर केवल उन्हीं कानूनों और उन्हीं संस्थाओं और संगठनों को ठीक ढंग से काम करने की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, शक्ति, प्राधिकारिता और अवसर मिले होते तो भ्रष्टाचार की आज ये स्थिति न होती जो आज है। कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर अपने होम मिनिस्टर पर 100 करोड़ रुपए पर मंथ रिश्वत मांगने का आरोप लगा। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जब किसी नेता, मंत्री, अफसर के यहाँ छापा डालते हैं तो उसके ऊपर सरकारी एजेंट की तरह काम करने के आरोप लगते हैं, सरकारी दबाव में काम करने के आरोप। यह इन संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। तो इतनी सारी संस्थाएं पहले से थी, लोकपाल एक और संस्था के रूप में आ गया, तो कितना प्रभावशाली होगा ये अभी थोड़ा और समय प्रतीक्षा। तरीके से आप इस आंसर को थोड़ा अपने अंदाज में लिख करके कंक्लूड कर सकते हैं। That is how we have completed paper 1 and paper 2 of UPSC Civil Services Main Examination 2022 of Public Administration, and I hope you will find this video of some help, and you will accordingly write and frame your answer, structure your answer, and if you wish, you can send your written answer to me for evaluation, for which the numbers, contact details are mentioned here along with the video clipping.
I'll evaluate your answers and accordingly give you the feedback and marks so that you can score sufficient number to get good ranks in civil service. All the very best. Good luck to you. Thank you.